ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं बिजनेस मास्टर और हमारे साथ स्टूडियो में हमारे बिजनेस मास्टर हैं जो देंगे आपके सभी सवालों का जवाब। फोन लाइन पर गुजरात से कॉलर जुड़ गए हैं सुरेश। पूछिए अपना सवाल। सुरेश जी, क्या पूछना चाहते हैं? सुरेश जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? इनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है फिलहाल। मैडम नमस्कार। जी सुरेश जी बोलिए। मैडम नमस्ते। नमस्कार, क्या सवाल है आपका? हेलो मैडम, मेरी आवाज आ रही है आपके? जी आ रही है आपकी आवाज। सुरेश जी पूछिए अपना सवाल। मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हाँ आ रही है आपकी आवाज सुरेश जी, बोलिए। पहले वीआईपी न्यूज को चैनल को नमस्कार जी। हेलो जी नमस्कार, बोलिए अपना सवाल पूछिए सुरेश जी। हाँ, सवाल ये है मैडम कि मान लो किसी भी कंपनी के छोटे से कर्मचारी होते हैं, उनको बिजनेस करने की जरूरत नहीं होती है। चलो मान लो उसी कंपनी में से उनका गुजरान चल जाता है, ठीक है जी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर उस कंपनियों के उसी कर्मचारियों को अगर सही तरह से उनका देखभाल दिया जाए तो उनको बिजनेस करने की जरूरत ही नहीं होती है। मैं तो यही सोचता हूँ कि अगर उनके ऊपर ध्यान केंद्रित किया जाए तो बहुत अच्छा है। बिजनेस की बात तो खैर ठीक है, जो मूड़ीवादी होते हैं वो लोग बिजनेस करते ही है, उससे भी बेनिफिट देश को मिलता है या स्टेट को मिलता है जी। लेकिन जो नीचे जो जिस कंपनी में होते हैं उनको कोई बेनिफिट नहीं है। अगर उसके ऊपर केंद्रित किया जाए ध्यान। चलिए सुरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस बात पर जरूर हम चर्चा करेंगे। मनोज जी बहुत अहम बात ये भी कह रहे हैं कि अगर कंपनियां निचले स्तर पर जो कर्मचारी काम करते हैं उन पर ध्यान दें तो बिजनेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये इनकी सोच है जो हमारे साथ ये बांटना चाह रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी कंपनियां मतलब ऊंचे लेवल में चली गई जी, वह इसी की वजह से गई कि अपने नीचे कर्मचारियों का भी ख्याल करती थी जी। जो कंपनियां ऊपर नहीं बढ़ पा रही हैं, इसका सबसे बड़ा बैड पॉइंट है कि वो अपने मतलब निचले कर्मचारी को छोड़ के रखे या उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तो ये तो बहुत ही बड़ा मतलब प्रश्न है कि निचली कंपनियों को लोग जगह नहीं देते हैं और वही लोग फेल होते हैं। तो उनका कहना एकदम सही है। और ऊपर लेवल में जितनी भी कंपनियां गई, आज चाहे टाटा कह लीजिए, बिरला कह लीजिए, रिलायंस कह लीजिए या और भी जितनी कंपनियां हैं बड़े लेवल की, उनको कह लीजिए, ये सब ऊपर इसीलिए गए हैं कि वो अपने निचले कर्मचारियों का भी ख्याल करते हैं, हित उनका भी मतलब देखते हैं जी। तो ये बहुत अहम सवाल ही नहीं, बहुत अहम विषय भी है कि अपने निचले कर्मचारियों को देखा जाना चाहिए। और वह संस्थाएं हमेशा आगे बढ़ती हैं जो अपने निचले कर्मचारियों को देखती हैं। यानी अपने कर्मचारियों को जो संस्थाएं आगे लेकर चलती हैं हमेशा आगे बढ़ती हैं और बहुत जरूरी है कि आप उन्हें साथ में लेकर चलें। एक और बहुत अहम सवाल आपसे करना चाहेंगे मनोज जी। जिस तरीके से लोग शुरुआत करते हैं जब बिजनेस की, काफी सारे सवाल होते हैं मन में, लेकिन जब प्रॉफिट उनको होता है उससे अपने बिजनेस को बढ़ाएं आगे किस तरह से, इसको लेकर भी बहुत सारे सवाल हमारे पास आते हैं। इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी बिजनेस चालू करने से पहले एक सिद्धांत बन जाना चाहिए कि मतलब हम इसको कैसे कैसे लेकर चलेंगे जी। पैसे आते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी को एक बार समझना होगा कि जब पैसे आते हैं तो बहुत सारे लोगों को पैसे बर्दाश्त भी नहीं होते हैं और जिस सिद्धांत पे वो आगे मतलब चलते हैं वह सिद्धांत वहीं पे रुक जाता है और फिर वह दूसरे तरफ मूव कर जाते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि वह बिजनेस बीच में ही रुक जाता है, ठप हो जाता है। अगर जिस सिद्धांत पर हम चले वही सिद्धांत लेकर अगर हम लास्ट तक चलते हैं तो कहीं भी हमारा बिजनेस रुकता भी नहीं है और वह कंपनियां हमेशा ग्रो करती जाती हैं। तो यह बहुत ही मतलब बड़ी बात है कि हम अपने प्रॉफिट का यूटिलाइजेशन किस तरफ में कर रहे हैं, ये बहुत ही देखने वाली बात है। बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। हमारे साथ मुंबई से कॉलर जुड़े हुए हैं विनीत। विनीत पूछिए, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे पास 8-9 लाख रुपए की राशि है तो जैसा आपने कहा कि 1/3 करके 1/3 करके उसको रखना है, तो मेरे पास 8 लाख रुपीज 1/3 ग्रुप में है, तो उसमें क्या बिजनेस किया जा सकता है आपके हिसाब से? अब 3 लाख रुपए आपके पास 9 लाख रुपए पूंजी है जी। उसको जब थर्ड आप भाग करेंगे तो 3 लाख रुपए आता है। आपको 3 लाख रुपए में आप कौन व्यवसाय कर सकते हैं ये आपको चूज करना पड़ेगा, क्योंकि 3 लाख रुपए की अगर पूंजी आप लगाते हैं अपने दुकान में, एक दुकान अगर आप करते हैं तो वह पूंजी से आप अपने दुकान का सामान रखेंगे। दूसरी पूंजी यह होगी कि आप मार्केट में वह माल
मतलब आपका मार्केट में रहेगा। हाँ। और तीसरी पूंजी यह होगी जो आपके हाथ में रहेगा। कभी भी किसी तरह की अगर कोई बात होती है, जैसे मार्केट से पैसे रिकवरी नहीं हुए, आपके दुकान से सामान निकल गया, तो आपकी दुकान भरी रहे, ये आपको प्रयास करना पड़ेगा। तो एक पूंजी आपको वह भी लेकर चलना है। तो इसलिए आपको वह व्यवसाय सोचना है कि 3 लाख रुपए में हम कौन सा कारोबार कर सकते हैं। और 6 लाख रुपए आपके हाथ में आया, जिसमें 3 लाख रुपए आप मार्केट में मतलब उधार भी दे करके रखते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। और 3 लाख रुपए आपके हाथ में रहेगा, कभी भी इमरजेंसी में आप फेल नहीं करोगे। जी, बिजनेस चूज करने के अलावा उस बिजनेस की समझ को किस तरह से डेवलप करना चाहिए, ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, बिजनेस का समझ तो खैर होना ही चाहिए, और नीचे से आदमी जब ऊपर आता है तो कुछ ना कुछ वो सोचने भी लगता है। लेकिन एक सबसे अहम सवाल है बिजनेस में जाने का कि आपको बिजनेस में जा करके केवल प्रॉफिट ही करेंगे, यह अपने दिमाग में, मेंटलिटी में नहीं रखना चाहिए। आपको यह भी रखना चाहिए कि मैं नुकसान भी कर सकता हूं। अगर नुकसान कर सकता हूं, क्योंकि कोई भी प्रॉफिट बगैर नुकसान का आता नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो प्रॉफिट आपको तभी आएगा जब आप नुकसान के बारे में सोच पाओगे। और नुकसान करने के बाद में अगर वो क्षेत्र छोड़ के आप भाग जाते हो, फील्ड छोड़ के भाग जाते हो, तो पता चलेगा आपका नुकसान नुकसान ही रहेगा, आप कभी प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए एक बहुत बड़ा मतलब विषय यह भी है कि आपको कोई भी व्यवसाय करने से पहले उस व्यवसाय में नुकसान भी हो सकता है, यह अपने दिलो दिमाग में बैठा लेना पड़ेगा। तब जाकर के आप उस बिजनेस में इन करो, और फिर जाकर के आपका व्यवसाय में प्रॉफिट होगा, नुकसान। यानी कि अगर लॉस हुआ है तो प्रॉफिट भी जरूर होगा, ये बात मन में रखकर डटे रहना चाहिए और काम में लगे रहना चाहिए। हमारे साथ दिल्ली के सीपी से सचिन वर्मा हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। सचिन, बहुत सारे सवाल आपके पास होंगे, हालांकि दिल्ली में सर्दी बहुत है, लेकिन फिर भी लोग काफी सारे सवाल अपने जानना चाहते होंगे। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं लोग आपसे? बिल्कुल नेहा, सीपी की अगर बात करें तो सीपी वो इलाका है जहां आमतौर पर अगर देखा जाए तो काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। और अगर आज की बात करें तो आज संडे का दिन है, लोग जो हैं यहाँ पर घूमने फिरने भी आते हैं, शॉपिंग करने भी आते हैं। लेकिन जिस तरह से हम बात करते हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, व्यवसाय की बात कर रहे हैं, तो युवाओं के मन में अक्सर सवाल रहता है कि पढ़ाई के बाद आखिर क्या जॉब की जाए, और जब एकेडमिक क्वालिफिकेशन होती है तो उसके बाद पढ़ाई किस तरह की जाए। रोजगार को लेकर भी तमाम सवाल यहाँ पर लगातार उठते रहते हैं, क्योंकि जो आज के युवा पढ़ाई के साथ साथ रोजगार पर भी अपना फोकस करना चाहते हैं। ऐसे ही कुछ युवकों से बात करेंगे। हमारे साथ एक युवक हैं जो अपने पढ़ाई के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। बताइए, आप क्या कर रहे हैं? सर, मैं बीटेक कर रहा हूँ। सवाल क्या है आपका? सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे मैं बीटेक कर रहा हूँ तो मैं ये महसूस कर रहा हूँ, जब मैं इंडस्ट्रियल विजिट के लिए कोई जाता हूँ तो मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि जो हम पढ़ रहे हैं उसका मतलब कंपनी जो यूटिलाइज हो रहा है वो बहुत पीछे है। जैसे 30 साल पुराना कोर्स हम पढ़ रहे हैं, मतलब नई टेक्नोलॉजी का साथ साथ एकेडमिक उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि जैसे मैं बीटेक कर रहा हूँ तो हमारी एक टेंडेंसी बना दी जाती है कि हमें केवल प्लेसमेंट ही लेना है। हमारे अंदर जो एंटरप्रेन्योरशिप की होती है, एक अंदर अपने खुद का सपना होता है, खुद का बिजनेस होता है, दूसरों को रोजगार देने का सपना होता है, ये मर जाता है। तो मुझे एक महसूस होती है कि हमारे इन 4 सालों में ही मुझे एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मुझे कुछ बढ़ावा देना चाहिए। इस बारे में कुछ पहल नहीं होती है। 4 साल हम केवल जॉब लेने के लिए रह जाते हैं, हम खुद का अपना कुछ स्टार्ट करने के बारे में नहीं सोचते। इसकी कमी मुझे महसूस होती है। बिल्कुल नहीं, तो उनका सवाल ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो बढ़नी चाहिए। और साथ ही साथ ये सवाल भी है कि जब 4 साल हम पढ़ाई करते हैं तो उस दौरान हम सिर्फ ये सोचते हैं कि सिर्फ हमें जॉब करनी है, उसके अलावा तमाम जो ऑप्शंस हमारे लिए हैं खुले हुए हैं पढ़ाई करने के बाद, उनके बारे में हम क्यों नहीं सोच पाते हैं? काफी इंटरेस्टिंग सवाल है ये, और जरूर हम अपने बिजनेस मास्टर से इसे समझना चाहेंगे। मनोज जी, क्या कहते हैं आप इस बारे में? आज का युवा है, बीटेक कर रहा है, लेकिन एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। ये तो बहुत ही अच्छी सोच है। युवा मतलब पढ़ लिख कर और एक इंजीनियर होकर वह जो है अपना एक व्यवसाय और अपना एक कारोबार शुरू करना चाहता है, ये बहुत ही अच्छी बात है। रही बात यह कि अनुभव की कमी होती है। ये लोग पढ़ लेते हैं, पढ़ करके मतलब एक अच्छे लेवल पे जाते हैं, लेकिन शुरुआत में चूंकि इंडस्ट्रियल परिवार या बिजनेस फैमिली से रहने वाले लोगों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन जो बिजनेस फैमिली से नहीं है उनके लिए बिजनेस में जाने के बाद बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मेरा सुझाव ऐसे लोगों के लिए यह है कि वह कम से कम 2-4 साल नौकरी करें, उसमें अनुभव करें और फिर जाकर के वो बिजनेस में अपने आप को शिफ्ट करें।
क्योंकि अगर तुरंत वो बिजनेस में जाते हैं तो उन्हें कहीं न कहीं नुकसान का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, यानी कि नौकरी करके थोड़ा बहुत अनुभव जरूर ले लें, अनुभव जरूर गेन करना अनुभव चाहिए। जरूर ले लें, प्लेसमेंट पहले लें, अच्छा पैकेज लें, अनुभव लें, उस पैकेज के जरिए पूंजी जुटाएं, उसके बाद बिजनेस के बारे में भी आप सोच सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वीरेंद्र हैं अंबाला से। वीरेंद्र, पूछिए अपना सवाल। हाँ मैडम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे पास भी 2-2.5 लाख रुपया है, मैं भी इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, कहाँ पे किस बिजनेस में इन्वेस्ट करूँ? किस बिजनेस में इन्वेस्ट करें? 2-2.5 लाख किस बिजनेस का अनुभव है आपको और किस बिजनेस का मतलब को आप जानते हैं? मैं तो कोई खास अनुभव नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक तो छोटा सा जॉब करता हूँ। छोटा सा जॉब करते हैं, 2-2.5 लाख रुपए आपके पास है, तो मेरे समझ से आपको पार्ट टाइम कोई बिजनेस कर लेना चाहिए। किसी भी तरीके का कोई चीज की सप्लाई करनी चाहिए। इसके साथ साथ जैसे धीरे धीरे करके आपका कारोबार जब बढ़ जाए तो आपको नौकरी छोड़कर और फिर उस कारोबार में चले जाना चाहिए, क्योंकि 2-2.5 लाख की पूंजी कोई इतनी बड़ी पूंजी नहीं है। जहां अगर रिस्क होता है, जहां अगर आपके पूंजी का नुकसान होता है, फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। तो मेरे समझ से आपको पार्ट टाइम काम करना चाहिए और धीरे धीरे करके जब आपका बिजनेस ग्रोथ करे फिर आपको बिजनेस में मूव कर जाना चाहिए। बिल्कुल, पार्ट टाइम काम आपको करते रहना चाहिए। बिजनेस करें तो पार्ट टाइम से शुरुआत करें। और यही हमारे पास ईमेल के जरिए भी सवाल आया हुआ है। एक सवाल करना चाहेंगे, गुड़गांव से जितेंद्र हैं, ये लिख रहे हैं कि कई लोग अपना व्यवसाय शौक से शुरू करते हैं, कई इसे रात के समय पार्ट टाइम वीकेंड्स पर करते हैं, कई लोगों को जब समय मिलता है तब खुद का व्यवसाय करते हैं। ये कह रहे हैं कि मैं नौकरी करता हूं, क्या मैं कोई पार्ट टाइम बिजनेस शुरू कर सकता हूं? पार्ट टाइम बिजनेस को लेकर काफी सारे सवाल हैं मनोज जी। बिल्कुल बिल्कुल, पार्ट टाइम बिजनेस चालू किया जा सकता है। पार्ट टाइम बिजनेस मतलब ऐसा होना चाहिए कि जैसे आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको जितने समय की आपकी सर्विस है, 8 घंटे की है, तो 8 घंटा तक आपको कोई काम ना करें, केवल नौकरी करें। 8 घंटे के बाद में आप अपने बिजनेस के ऊपर ध्यान दें। और इसमें आपको ये सबसे अच्छा बिजनेस यह हो सकता है कि किसी कंपनी से कोई माल आपको कहीं मार्केट में सप्लाई करने का काम अगर आप करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही सूटेबल होगा, क्योंकि उसमें रिस्क भी कम होता है। मैन्युफैक्चरिंग भी आपको नहीं करना है। मैन्युफैक्चर जहाँ से होता है वहाँ से माल आपको मतलब उस दुकान तक सप्लाई करना है, जिसमें आप मतलब कर सकते हैं और आपका नौकरी भी डिस्टर्ब नहीं होगा। चलिए, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजस्थान के चूरू से हैं। जी, पूछिए अपना सवाल। आपको आवाज मिल रही है हमारी? हेलो, नमस्कार जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे ये कंपनियां है, इसमें पीसीएल इंडिया लिमिटेड कोई कंपनी है 1983 की जी, तो उसमें काफी लोग काम किए हैं, काम भी कर रहे हैं, अभी काम जमा हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, तो उसमें कुछ बहुत ज्यादा नुकसान चल रहा है, उसके लिए क्या करना चाहिए? पीएससीएल कौन सी कंपनी? कौन सी कंपनी है? कंपनी का नाम एक बार फिर से बताइए। पीसीएल इंडिया लिमिटेड। पीसीएल इंडिया लिमिटेड। ये आपका जो कहना है, ये पीएससीएल इंडिया लिमिटेड वो पैसा डिपॉजिट कराने वाली कंपनी है। कंपनी में प्रॉब्लम चल रहा है और कंपनी क्या पेमेंट नहीं कर रही है क्या? जी, कंपनी पेमेंट नहीं कर रही है जी, अभी वो पेमेंट नहीं कर रही है, पेमेंट बहुत लेट कर रही है, दे नहीं रही है, बंद हो रहा है। पब्लिक जो एजेंटों के घर में चक्कर काट रही है, परेशान कर रही है, एजेंटों को गाली गलौज दे रही है। अच्छा अच्छा, इसका कोई समाधान नजर नहीं आ रहा है। देखिए, समाधान तो यह है कि ये आरओसी की कंपनियां हैं और आरओसी के पास आपको कंप्लेन करने से आपके कंप्लेन पे सुनवाई हो सकती है और आपको निदान वहां से मिल सकता है। बाकी दूसरे जगह पे आप कंप्लेन करेंगे तो निदान आपका नहीं मिलेगा, आपको आरओसी में कंप्लेन करना पड़ेगा। और आरओसी में कंप्लेन करने के लिए आपको पहले थाने में एक एफआईआर करना पड़ेगा, फिर एफआईआर की कॉपी आपको आरओसी में जमा करनी पड़ेगी और फिर आरओसी उनके सर्च करेगा, उनके एसेट को सीज करेगा, उसको ऑक्शन करेगा, फिर आपके पेमेंट को करवा सकता है। चलिए, आरओसी में आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, लेकिन उससे पहले एफआईआर बहुत ज्यादा जरूरी है। फिलहाल यहाँ पर हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बिजनेस मास्टर देख रहे हैं आप, देखते रहिए वीआईपी न्यूज।